आइए सभी सीखते हैं कुछ डेली लाइफ में काम आने वाले सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन। हर एक सेंटेंस को हम अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से समझेंगे कैसे उन्हें हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। मैंने इस नौकरी को पाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। अभी इसकी हमें इंग्लिश बनानी है। अब यहाँ पर संघर्ष करने को क्या बोलते हैं, शायद आपको पता होगा, स्ट्रगल करना। संघर्ष मतलब स्ट्रगल करना। संघर्ष किया है, कुछ काम हुआ है, तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। इसको हमने ट्रांसलेट किया, आई हैव स्ट्रगल्ड वेरी मच टू अटेन दिस जॉब। आई हैव स्ट्रगल्ड, तो प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मेशन होता है हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो यहाँ पर आ गई है। आई हैव स्ट्रगल्ड कि मैंने स्ट्रगल किया है, वेरी मच यानी कि बहुत स्ट्रगल किया है। इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ये एडवर्ब वेरी मच। आई हैव स्ट्रगल्ड वेरी मच, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। टू किस लिए, टू लगाने के बाद हम बताएंगे किस लिए स्ट्रगल किया है, अटेन करने के लिए। इस अटेन का मतलब होता है हासिल कर लेना, किसी चीज़ को अचीव कर लेना। यहाँ पर क्या अटेन किया है, जॉब को अटेन किया है। दिस जॉब यानी इस जॉब को, यानी कि आई हैव स्ट्रगल्ड वेरी मच टू अटेन दिस जॉब, यानी मैंने इस नौकरी को पाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, वो इतने सारे काम को देख के हिल गया। अभी एक्चुअली में ऐसी बात को हम कब बोलते हैं, हिल गया मतलब चौंक गया, दंग रह गया, एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसने फील किया, हिल गया एकदम, वो इतने सारे काम को देख के हिल गया। अब इसे इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं, ही वॉज ओवरवेल्म्ड बाय सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क। सिंपल पास्ट है, ही वॉज, कैसा हो गया वो, ओवरवेल्म्ड। ये एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर ओवरवेल्म्ड का मतलब है यानी कि वो हिल गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उसने फील किया, बहुत ज़्यादा सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन उसने फील किया, ओवरवेल्म्ड हो गया ये। एक्चुअली में इस वर्ड को मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि इस वर्ड को कवर करना, तो इसलिए मैं इस वर्ड को अब कवर कर रहा हूँ। इस वर्ड का यूज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। रियलिटी में बहुत ज़्यादा काम का वर्ड है ये, ओवरवेल्म्ड। तो मैं किस चीज़ से ओवरवेल्म था, बाय लगाते हैं प्रेपोजिशन ओवरवेल्म के साथ। सच अ ह्यूज, ह्यूज मतलब क्या होता है, बड़ा, लार्ज। अमाउंट यानी कि मात्रा की बात हो रही है, यानी काम की अमाउंट है जो, अमाउंट ऑफ वर्क यानी कि इतना सारा अमाउंट ऑफ वर्क, इतना सारा, इतनी बड़ी अमाउंट ऑफ वर्क को देख के ना वो ओवरवेल्म्ड हो गया, यानी कि हिल गया एकदम, बहुत ज़्यादा उसने स्ट्रॉन्ग फील किया। देखिए ओवरवेल्म को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूँ। तो हमारा वर्ड जो हमें समझना है वो है ओवरवेल्म। ये एक्चुअली में एक वर्ब की फॉर्म लिखी हुई है। इसका अगर हम मीनिंग समझने की कोशिश करें, टू कॉज समवन टू फील सच अ स्ट्रॉन्ग इमोशन दैट ही और शी डजंट नो हाउ टू रिएक्ट, यानी कि कुछ ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन को फील करना कि किसी को पता भी नहीं चल पा रहा कि अब क्या करें, रिएक्ट कैसे करें, एक्चुअली में क्या करना है ये भी कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है। इतना ज़्यादा उसने स्ट्रॉन्ग इमोशन को फील किया है, यानी कि उसको किसी चीज़ ने ओवरवेल्म कर दिया है। अब देखिए इसको एडजेक्टिव की तरह से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वर्ब की तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल इसका यूसेज समझने के लिए इन एग्जांपल्स को देखिए। तेरा ये फैसला सबको हिला कर रख देगा, यानी सबको ओवरवेल्म कर देगा। योर डिसीजन विल ओवरवेल्म एवरीबॉडी, यानी कि तेरा फैसला विल ओवरवेल्म कर देगा, किसे, एवरीबॉडी, सबको ही कर देगा। ये तो किसी को भी भारी चिंता में डाल सकता है, किसी को भी भारी चिंता में डाल सकता है। सो ओवरवेल्म का मतलब क्या है, किसी को बहुत ज़्यादा फील करवा देना, स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी कि चिंता में डाल देना भी इसका मीनिंग हो सकता है। दिस कैन ओवरवेल्म एनीबॉडी, एनीबॉडी का मतलब किसी को भी ओवरवेल्म कर सकता है, ये तो किसी को भी भारी चिंता में डाल सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका मीनिंग समझ पा रहे होंगे। और एग्जाम्पल्स देखिए, ज़बरदस्त टक्कर थी, ज़बरदस्त टक्कर, जैसे कि एक कार दूसरी कार से, दूसरे किसी व्हीकल से टकरा गई है, तो ज़बरदस्त टक्कर थी। तो इस ज़बरदस्त टक्कर के लिए भी हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। द कॉलिजन वॉज ओवरवेल्मिंग। अब यहाँ पर जो ओवरवेल्मिंग है ना, ये एडजेक्टिव की फॉर्म में है। कॉलिजन मतलब वो जो टकराव था, वो जो टक्कर थी, वो कैसी थी, ओवरवेल्मिंग थी, यानी कि बहुत ज़बरदस्त थी। आगे देखिए, उसने मुझे भर भर के काम दे दिया। ऐसे हम रियल लाइफ में बोलते हैं हिंदी में, भर भर के काम दे दिया उसने मुझे, यानी कि बहुत सारा काम दे दिया। ह्यूज अमाउंट ऑफ समथिंग, ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क। ही गेव मी एन ओवरवेल्मिंग अमाउंट ऑफ वर्क। तो यहाँ पर ओवरवेल्मिंग का मतलब बन जाता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, यानी कि अ लॉट ऑफ। हम बोल सकते हैं ही गेव मी अ लॉट ऑफ वर्क,
ऐसे ही गेव मी एन ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ वर्क, यानी कैसा उसने मुझे काम दिया, कितना काम दिया है, ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ वर्क, यानी बहुत ज़्यादा काम दिया, भर भर के काम दे दिया है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि ओवरवेल्म इस वर्ड का यूज़ हम कैसे कर रहे हैं अलग अलग फॉर्म्स में। तो आप भी इस वर्ड को अच्छे से समझना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, तो मेक श्योर दैट यू मेक अ फ्यू सेंटेंसेस यूजिंग दिस वर्ड। उसे जोरदार थप्पड़ पड़ा। अब देखिए इस सेंस में भी हम कहेंगे ही गॉट अ हार्ड या फिर एन ओवरवेलमिंग स्लैप। सो ओवरवेलमिंग का मतलब जोरदार भी हो सकता है। अगला सेंटेंस देखिए, इस बात को अपने ऊपर हावी मत होने दो। डोंट लेट दिस ओवरवेलम यू। ओवरवेलम का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करवा देना, स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करवा देना, यानी इस बात को, किसी बात की बात हो रही है, इस बात को अपने ऊपर हावी मत होने दो। डोंट लेट दिस ओवरवेलम यू। लेट मतलब अलाउ करना, किसको अलाउ करने की बात हो रही है, इस बात को। ये दिस एक प्रोनाउन है जो उस बात को रिफर कर रहा है जिस बात की हम बात कर रहे हैं। डोंट लेट दिस ओवरवेलम यू, यानी कि इस बात को चौंकाने मत दो, इतना ज़्यादा आप चिंता में मत पड़ो, इतना ओवरवेलम्ड मत हो जाओ। पता नहीं मैं उनसे कब मिल पाऊंगा। ऐसे हम कभी कभी बहुत तरह की बातें बोलते हैं ना, पता नहीं मैं ऐसा कब कर पाऊंगा, पता नहीं मेरे साथ ऐसा कब होगा, पता नहीं ये कब होगा, पता नहीं ये दिन कब आएगा। तो ऐसी बातों को हम कह सकते हैं आई वंडर व्हेन वुड आई बी एबल टू मीट हिम। सो आई वंडर का मतलब है मुझे पता नहीं चल रहा, मैं सोच रहा हूँ, मैं असमंजस में हूँ। व्हेन वुड आई बी एबल यानी मैं कब इस लायक हो पाऊंगा, टू मीट हिम कि मैं उससे मिल सकूं, यानी मैं कब उससे मिल पाऊंगा। आई वंडर व्हेन वुड आई बी एबल टू मीट हिम। इस सेंटेंस में आप अलग अलग चेंजेस करके अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अगला सेंटेंस देखिए, उसे इतनी सुंदर बीवी कैसे मिल गई। अरे भाई, इतनी सुंदर बीवी कैसे मिल गई उसे। इसे कहेंगे हाउ डिड ही गेट सच अ ब्यूटिफुल वाइफ। सिंपल पास्ट है इसलिए हाउ डिड ही गेट, उसे कैसे मिल गई सच अ ब्यूटिफुल वाइफ, इतनी सुंदर वाइफ। अपनी खुद की हालत तो देखो, जैसे कि कोई आ गया मुझे ज्ञान देने, उसे मैं कह रहा हूँ अपनी खुद की हालत तो देखो। लुक एट योर ओन सिचुएशन, लुक एट योर ओन कंडीशन। तो इस ओन का मतलब होता है अपनी खुद की। आप अपनी खुद की सिचुएशन तो देखो। लुक एट योर ओन सिचुएशन, लुक एट योर ओन कंडीशन। अपनी आंखें मत रगड़ो। अब इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार, रगड़ो, रगड़ो के लिए हम क्या बोलेंगे। आप बोलेंगे डोंट रब योर आइज। जी हाँ, जब हम डस्टर पे से मार्कर को रब करते हैं ना, उसी तरीके से हम अपनी आइज़ को भी रब कर सकते हैं। रब का एक्चुअली में मीनिंग होता है रगड़ना। इस तरीके से जैसे डस्टर को भी तो हम बोर्ड पे रगड़ते ही है ना, वैसे ही डोंट रब योर आइज़, अपनी आंखें मत रगड़ो। बच्चे ज़्यादातर ऐसा करते हैं, फिर हम उन्हें रोकते हैं। डोंट रब योर आइज़। मैं बेहद खुश हुआ जब मैंने तुम्हें आते हुए देखा। वाह यार, बड़ा खुश हुआ मैं जब मैंने तुम्हें आते हुए देखा, मैं बेहद खुश हुआ। इसे कहेंगे आई गॉट एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन आई सॉ यू कमिंग। अभी यहाँ पर है आई गॉट एक्सट्रीमली हैप्पी। गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, गेट मतलब होना होता है, ये उसकी सेकंड फॉर्म है गॉट। आई गॉट मैं हो गया। याद रखना गेट के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। एक्सट्रीमली हैप्पी यानी मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो ये जो एक्सट्रीमली है ना, ये एक्चुअली हमें बता रहा है कि मैं कितना हैप्पी था। एक्सट्रीमली हैप्पी था मैं। व्हेन जब, आए जब मैंने, सॉ यू कमिंग तुम्हें आते हुए देखा। सी की सेकंड फॉर्म सॉ है। व्हेन आई सॉ यू कमिंग जब मैंने तुम्हें आते हुए देखा, मैं बहुत खुश हुआ, बेहद खुश हुआ। ये खाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है, तब वो कुछ ऐसा खा रहा है, हम उसे रोकते हैं ना, अरे ये खाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसे हम कहेंगे दिस फूड इज़ नॉट सूटेबल फॉर यू। दिस फूड इज़ नॉट सूटेबल फॉर यू। सूटेबल होने का मतलब क्या होता है, किसी के लिए एकदम परफेक्ट होना, किसी के लिए सूटेबल होना, सही होना। दिस फूड इज़ नॉट सूटेबल फॉर यू यानी तुम्हारे लिए ये खाना सूटेबल नहीं है। मैं उसे सबक सिखा के रहूँगा। नहीं भाई, अब तो कुछ भी हो जाए, मैं उसे सबक सिखा के रहूँगा। अब इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे हम, इसे हम कह सकते हैं सबक सिखाने को कहेंगे टीच समबडी अ लेसन। तो आप सेंटेंस में देखिए अब, आई एम डिटरमिन्ड टू टीच हिम अ लेसन। यहाँ पर इस डिटरमिन्ड का मतलब क्या होता है भाई, when you are determined to do something, that means you have made up your mind, you have decided that you are going to do something। यानी कि किसी चीज़ का आपने एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया है, संकल्प ले लिया है कि अब तो ऐसा करना ही करना है। तो इसका मतलब आप determined हो गए हो। आई एम determined यानी मैं determined हूँ, मैंने सोच लिया है, एकदम मैंने फैसला कर लिया है क्या करने का, to teach him a lesson उसे सबक सिखाने का।
आई एम determined to teach him a lesson। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हर सेंटेंस जो मैं आपको बताता हूँ ना, हूबहू वैसे ही रटना नहीं है, बल्कि उस टाइप के और सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। क्योंकि इंग्लिश बोलते वक्त तो हमें कुछ भी बातें करनी पड़ सकती है ना, तो एक सेंटेंस को हम किस तरीके से चेंज करके अपने हिसाब से हम बना सकते हैं ना, वो स्किल होती है। वो स्किल आपको सीखनी है कि किस तरीके से हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके इंग्लिश में। अपने बाल तो सही कर लो, उलझे पड़े हैं। होता है ना कई बार ऐसा, कहीं जाना होता है तो हम बोलते हैं अरे यार बाल तो सही कर लो, अपने उलझे पड़े हैं। इसे कहेंगे डू अप योर मैसी हेयर। सिंपल, जो इतना मुश्किल लगता है ना ट्रांसलेट करना, वही इजी होता है। सिंपली हम डू अप बोल सकते हैं, डू अप योर हेयर, यानी कि अपने बाल सही कर लो। हम बोल सकते हैं डू द डिशेज, बर्तन धो लो। डू द क्लीनिंग, सफाई कर दो। यानी इस डू का यूज़ हम कर सकते हैं इस तरीके से। सो डू अप योर हेयर का मतलब अपने बाल सही कर लो। और ये उलझे पड़े हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया मैसी, यानी आपके जो हेयर है वो मैसी है, मैसी हेयर है आपका। डू अप योर मैसी हेयर यानी अपने उलझे हुए बाल सही कर लो। अब एक्चुअली में कंपैरेटिव इंग्लिश अगर आप सीख रहे हैं ना, कंपैरेटिव इंग्लिश सीख रहे हैं ना, तो आपने ज़रूर ये सीखा होगा कि हेयर को हम हेयर्स नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली में जो इंसान के सिर पे बाल होते हैं ना, वो उसका हेयर स्टाइल होता है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं, उसको हम सिर्फ हेयर बोलते हैं। जैसे कि ये नहीं बोलेंगे हर हेयर आर ब्यूटीफुल, बल्कि बोलेंगे हर हेयर इज़ ब्यूटीफुल। सो हेयर सिंगुलर में रहता है, तो यहाँ पर भी हेयर्स नहीं, हेयर। डू अप योर मैसी हेयर। अफवाहों पर ध्यान मत दो। कोई कोई होता है जो दूसरों की अफवाहों पर ध्यान देता है, बाहर तो पता नहीं क्या बातें चलने लग जाती है, कोई भी झूठ मूठ की बातें चलने लग जाती है, सच्चाई थोड़ी होती है हर बात में। तो अफवाहों पे ध्यान मत दो। डोंट पे अटेंशन टू रूमर्स, या फिर आप कह सकते हैं डोंट लिसन टू रूमर्स। लिसन टू करने का भी मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ध्यान से सुनना, उस पर ध्यान देना। रूमर्स का मतलब होता है अफवाहें। रूमर मतलब जो कि बोला जा रहा है, कई लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि वो बात सच है, वो झूठ भी निकल सकती है, तो ऐसी बात को रूमर कहा जाता है। डोंट पे अटेंशन। पे अटेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, यानी कि ध्यान मत दो रूमर्स पर, इन अफवाहों पर, इन फालतू की बातों पर ध्यान मत दो। डोंट लिसन टू रूमर्स। तुम्हें इस माहौल की आदत पड़ जाएगी। अब जैसे कोई पहली बार कहीं गया है, तब हम उससे बोलते हैं ना फिक्र मत करो, इस माहौल की आदत पड़ जाएगी तुम्हें। यू विल गेट यूज्ड टू दिस एटमोसफेयर, या फिर आप एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ के यूज टू है ना, मतलब आपको उस चीज़ की आदत है। यू विल गेट यूज टू यानी आपको आदत पड़ जाएगी, आदत हो जाएगी। दिस एटमोसफेयर यानी इस एटमोसफेयर के यूज टू हो जाओगे आप। जैसे कि आई एम नॉट यूज टू ड्राइविंग फास्ट, मैं तेज़ ड्राइव करने के यूज टू नहीं हूँ, मुझे आदत नहीं है तेज़ ड्राइव करने की। शी इज़ यूज टू लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक, यानी वो तेज़ म्यूजिक सुनने की आदत है, उसको आदि है वो तेज़ म्यूजिक सुनने की। सो किसी के यूज टू होने का मतलब होता है उसकी आदत होना। यहाँ पर बोल रहे हैं आदत पड़ जाएगी, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट है। यू विल गेट यूज टू दिस एटमोसफेयर या फिर एनवायरनमेंट। ये इतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। कभी कभी ऐसा होता है। दिस इज़ नॉट एज ईजी एज आई हैड थॉट। दिस इज़ नॉट एज ईजी यानी कि इतना आसान नहीं है एज जितना कि आई हैड, पास्ट परफेक्ट। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थिंक की थर्ड फॉर्म थॉट। आई हैड थॉट यानी मैंने सोचा था। दिस इज़ नॉट एज ईजी एज आई हैड थॉट यानी इतना ईजी नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। ये कुर्सी अपने आप तो वहाँ नहीं चली जाएगी ना। जैसे कि मान लीजिए एक कुर्सी यहाँ रखी है, अब वो कुर्सी उधर रखी है, अब मैं बोल रहा हूँ वो कुर्सी वहाँ कौन ले गया, अब सामने वाला बोल रहा है मैं तो नहीं ले गया। फिर ऐसा बोलते हैं ना, अब ये कुर्सी अपने आप तो वहाँ नहीं चली जाएगी, अपने आप तो नहीं चली जाएगी ना, वहाँ कोई ना कोई तो लेके गया होगा। अब इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, दिस चेयर कांट गो देयर ऑन इट्स ओन, कैन इट। यहाँ पर हमने बोला ये चेयर जा नहीं सकती वहाँ पर ऑन इट्स ओन यानी अपने आप तो नहीं जा सकती। कैन इट, जा सकती है क्या। तो जैसे हम ना बोलते हैं ना हिंदी में, ऐसा हो सकता है ना, वैसा हो सकता है ना, तो उसके लिए हम इंग्लिश में क्वेश्चन टैग्स का यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन टैग है जो हमने मॉडल का यूज़ करके बनाया है, कैन का यूज़ करके। कैन इट, जा सकती है क्या, वो ये नहीं कर सकता है ना। ही कांट डू दिस, कैन ही। इस तरीके से हम क्वेश्चन टैग्स का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन टैग्स बहुत तरह के होते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए रेगुलरली मेहनत करता हूं, आपके लिए अलग अलग लेसन्स लाता रहता हूं ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहे। क्योंकि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करता ही रहूं और आपको बेटर इंग्लिश स्पीकर, बेटर कम्युनिकेटर बनाता रहूं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते रहने के लिए लेट्स इंप्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।